गर्मी से परेशान पार्वती दरवाजे पर बैठकर हाथ पंखा डुलाते हुए बड़बड़ा रही थी। कसम से इस निगोड़ी गर्मी के मौसम ने तो नाक में दम करके रख दिया। आज तो पेड़ पौधों में भी हलचल नहीं है कि पसीना सूखे। पार्वती, तब से तुम खुद को हाँक रही हो पंखा। यहाँ मैं पसीने में तरबतर हो गया है। पंखा दो मुझे। जब देखो क्यों बचर बचर करने लगते हो बुढ़ाऊ। ये पंखा मैंने अपने हाथ से बिना है। तुमको हवा खानी तो जाकर बाजार से खरीद ले आओ। पंखे के लिए दोनों सास ससुर किचकिच करने लगते हैं। वहीं तीनों बहू सरला, गौरी, कविता रसोड़े में खाना बना रही थी। सासू माँ ससुर जी का अजीब हाल है। जब देखो झगड़ा करने के मिजाज में रहते हैं। जेठानी जी, जब इतनी बिजली कटती है घर में तो 2-4 हाथ पंखा होना चाहिए। कविता, अभी तुमको शादी करके आए हो 4 दिन हुए। हम दोनों तो हर साल गर्मी का कहर झेलते हैं। सब्जी बस बनने वाली है, तब तक आटा गूंथ लो। जेठानी जी, इस घमस भरी रसोई में मुझसे रोटी नहीं बनेगी। कल मैंने रोटी बनाई थी चूल्हे की, आज धाए धाए शरीर में लग रही थी। दंदना कर घमौरी निकल गई है। मैं आंगन में चूल्हा डालकर रोटी बनाऊंगी। कुछ देर में कविता कड़ी गर्मी में चूल्हे की रोटी बनाकर सबको परोसती है। तभी मसाले वाली सब्जी देखकर ससुर हजारी प्रसाद। बहू, एक तो इतनी गर्मी का मौसम है, ऊपर से तुमने इतनी मसालेदार सब्जी बनाकर रखी है। अजी, तुम्हारा धंधा बड़ा खराब हो गया। जब देखो बहू से टेढ़ी बोली बोलते रहते हो। भाग्यवान, अब तुम दाना पानी लेकर मत चढ़ो। एक तो वैसे गर्मी ने दुखी कर रखा है। बहू, दाल बनाई है तो दे दो, दाल रोटी खा लूंगा। तभी कविता सहम कर बोलती है, ससुर जी दाल खत्म हो गई इसलिए नहीं बनाई। दाल खत्म हो गई थी तो तुम हमें बता भी तो सकती थी ना। रसोई भी तुमसे ढंग से नहीं संभलती। खींचे मन में सारे मर्दाने खाना खाते हैं, फिर बहुएं झूठे बर्तन समेटती हैं। कितना भी तड़के सुबह उठ जाओगी, सभी को बनाते खिलाते दोपहर हो जाती है। मम्मी मम्मी, नदी पर नहाने कब चलेंगे? खुजली मच रही है। गौरी राजू के घमौरी में से खून निकलते हुए देख कर रोने लगती है। हे भगवान, बेचारे मेरे बच्चे का हाथ पैर पीठ हर जगह गर्मी के घमौरी निकल गई है। हमारा मकान भी तो गर्मी में भट्टी जितना तपता है। दिन रात दोनों एक बराबर है, थोड़ी भी ठंडक नहीं है। तीनों बहुएं अपने बाल बच्चे को नदी पर लाकर नहलाती हैं। नदी झमाझम हवा से नीम के पेड़ों से फलों को टपकते देखती है। ये तो नीम के फल हैं। कुछ दिनों पहले तक कितने कच्चे थे, लेकिन अब पक गए। जेठानी जी, ये बहुत लाभकारी होते हैं। इसे खाने से फोड़े फुंसी नहीं निकलते। कविता उन सारे फलों को चुन लेती है और कुछ नीम की टहनी तोड़कर घर लाकर सिलवट्टे पर पीस कर लगाती है कि अगले दिन माँ देखो, मेरी सारी घमौरी छूट गई और खुजली भी नहीं हो रही। सचमुच देवरानी जी, तुम्हारा देसी नुस्खा तो बिल्कुल रामबाण इलाज निकला। बच्चों की सारी घमौरी छूमंतर हो गई। तभी पसीने में लथपथ तीनों के पति बिस्तर से उठ जाते हैं। तुम तीनों दिन भर घर में रहकर करती क्या हो? कितनी दफा बोल दिया है ये दरी वाला बिछौना हटा दो। कितनी गर्मी पैदा करता है। थोड़ी भी ठंडक नहीं है, चुभन होती है, चैन की नींद नहीं पड़ती है। हम बहुएं तो जैसे आप मर्दों की आंखों में खटकती हैं। घर में भी काम काज होते हैं, घर में रहकर हम झक नहीं मारती हैं। बेटे बहू को झगड़ा करते देखकर पार्वती माथा पीट लेती है। हे भगवान, नरेश तो क्यों बहू से झगड़ रहा है? वो बेचारी भी दूसरा बिछौना कहाँ से लाकर बिछाए? ये तो तुम तीनों की जिम्मेदारी थी कि घर में बिछौना खरीद कर लाओ। ये तो इन्होंने जाड़े में जूट से बिस्तर सिला था जो सो रहे हो। गर्मी से भड़क कर तीनों भाई बगैर खाए पिए ही काम पर चले जाते हैं। वहीं बहुएं कड़ी धूप में ईंधन बटोरने जंगल में आती हैं। धूप के चलते हरे भरे पेड़ों की हरियाली तो जैसे खत्म हो गई है। ऐसा लग रहा है कि पतझड़ का मौसम चालू हो गया है। कितने पत्ते झड़ रहे हैं। मगर जेठानी जी, धूप लगकर ये पत्ता सूखकर एकदम करारा हो गया। इसकी आंच कितनी अच्छी लहकती है। मगर गौरी, इस गर्मी ने मौसम की ठंडक तो छीन ली है ना। तपती गर्मी में बहुएं सूखे पत्ते बटोर रही होती हैं, तभी ठंडी हवा चलने लगती है और हरी हरी घास पर वो बैठ जाती हैं। हाँ हाँ जेठानी जी, इतनी गर्मी में भी घास कितनी ठंडक भरी है। बिस्तर डालने की भी जरूरत नहीं है, इस घास पर ही मीठी नींद पड़ जाएगी। कविता की बात सुनकर सरला को घास से बिस्तर बनाने का जुगाड़ सूझता है। घास जमीन के अंदर से नमी सोखता है, इसीलिए भीषण गर्मी में भी हरा भरा रहता है। और ये घास कितनी नरम मुलायम है। इस घास से हम कितनी चीज बना सकते हैं, जैसे कि बिस्तर, पंखा, चटाई, झाड़ू वगैरह। तीनों बहू सारे घास को उखाड़ कर घर लाती हैं और दिन भर लग कर बिस्तर तकिया तैयार करती हैं। बहुएं सबको खाना परोसती हैं। आज तो हम सब नई नई चटाई पर बैठकर खाना खाएंगे। अच्छा, तो बबुओं ने भोजन करने के लिए घास की चटाई बुनी है, तभी ठंडा ठंडा लग रहा है।
खाने के बाद पूरा परिवार घास के ठंडे ठंडे बिस्तर पर मीठी नींद सोते हैं अगली सुबह। बहू, पहले तो गुदड़ी के बिस्तर पर बड़ी गर्मी मचती थी, लेकिन तुमने जो घास का बिस्तर बनाया है, रात में पंखा करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, खूब अच्छे से नींद पड़ी। जुग जुग जियो मेरी जुगाड़ू बहू। बहू के जुगाड़ से थोड़े दिन घर में ठंडक रहती है, लेकिन कुछ दिनों में गर्मी का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे दिन रात घर की छत, दीवार, भट्टी जितनी तपती है। ये भगवान, घर में तो जैसे दम घोटने वाली गर्मी पड़ रही है, ईंट भट्टी जितनी तपिश रहे। घर के अंदर घमासान गर्मी मचने के चलते पूरा परिवार अब खाना पीना आंगन में करता है, लेकिन वहाँ भी गर्म गर्म लू लगती है। इस गर्मी के मौसम ने तो हम गरीबों का जीना दूभर कर दिया है। सारा दिन फैक्ट्री में गर्मी में तपो, घर आकर भी राहत की सांस नहीं है। कोई बात नहीं, आप सब लोग सो जाइए, हम ठंडी ठंडी हवा करते हैं। बेचारी बहुएं सबको पंखा करती हैं और अगले दिन सुबह उठकर दिया अधूरी नींद के साथ काम निपटाती है। तभी रात को मनोहर, नरेश फैक्ट्री से जूट की बोरी लेकर आते हैं, जिस पर पार्वती किचकिच करते हुए, ये तुम तीनों जूट की बोरी किस लिए लेकर आए हो? एक तो पहले ही गर्मी से घर में कितनी उमस भरी है, बोरी और गर्माहट कर देगी घर में। मैंने तो मना किया था मनोहर भैया को कि बोरी घर में मत ले चलो, पहले ही गर्मी से घर में आग बरस रही है। इतनी सारी जूट की बोरी देखकर कविता का जुगाड़ू दिमाग चलता है। जी, ये जूट की बोरी आप मुझे दे दीजिए, ये काम की है। मगर बहू, तू इन बोरियों का क्या करेगी? कविता उन बोरियों को पानी में भिगोकर लकड़ी की सीढ़ी से चढ़कर छत पर लगाती है। जेठानी जी, ये बाकी की बोरियां आप मुझे पानी में डुबोकर पकड़ाइए। जूट की बोरी काफी मात्रा में पानी सोखती है, इससे सुबह तक हमारे घर की छत ठंडक भरी रहेगी। इस तरह तीनों बहू गीली बोरी से पूरी छत को ढक देती हैं और जैसे ही पूरा परिवार घर के अंदर आता है तो उन्हें ठंडक महसूस होता है। तभी तीनों बच्चे ताली बजाते हैं। ओ बेटे की जान, हमारा घर तो कितना ठंडा ठंडा कुलकुल लग रहा है। चाची, आप तो छा गई। सच में बहू, आज तो तुम्हारे जुगाड़ ने एसी फेल कर दिया है। ये बिल्कुल भी खर्चीला नहीं है। ससुर तीनों की खूब सराहना करते। अगले दिन वो मटके को बोरी से ढक देती हैं, जिससे पानी भी ठंडा रहता है। देखो, हमारा ये जुगाड़ पैतरा भी काम कर गया था। इस मटके का पानी पीकर देखो, इसके आगे फ्रिज का पानी भी फेल है। दोनों बहू ग्लास भरकर पानी पीती हैं, जो कि बर्फ जितना ठंडा था। सच में मंजली जेठानी जी, घड़ा तो बिल्कुल चिकना हो गया था, मगर वापस से मटके के पानी का तासी ठंडा हो गया। इसी तरह जुगाड़ लगाकर तीनों बहू अपने गरीब ससुराल वालों को गर्मी से राहत और ठंडक भरा एहसास दिलवाती हैं। तीनों के पति फलों के बगीचे में काम करते थे। वहाँ जब भी वो ढीले या पचके फल वगैरह लेकर आते तो वो उसका इस्तेमाल करके आम पन्ना, आम रस, सत्तू, शिकंजी बनाकर पिलाती थी। गर्मी में ठंडा ठंडा आम रस पीकर पेट में बड़ी ठंडक मिलती है। बहू, कोई असरदार जुगाड़ लगाओ ताकि मेरे पैर के तलवे की तपन खत्म हो जाए। अगले दिन कविता अपने ससुर के लिए घास का चप्पल बनाकर पहनने के लिए देती है, जिससे आराम मिल जाता है। वहीं घास के कपड़े, चटाई, कालीन और सजावट की वस्तुएं भी बनाती है और छत, दीवारों को हरी हरी घास से ढक देती है, जिससे अब गरीब बहू और उनके ससुराल वालों को गर्मी में ठंडक का अनुभव होता है और गर्मी का मौसम कुशलता से कट जाता है। माँ, गोभी मटर छांट दिया तो दे दो। हाँ, ये ले अखिलेश बेटा, कल तो 1-2 फूल गोभी खराब हो गई थी, मगर आज तो 4 से 5 किलो फूल गोभी गल गए। तुम दोनों बाप बेटे आज मंडी भी नहीं गए। रेडी पर कितनी कम सब्जी लग रही है। तभी रेडी पर सब्जी लगाते हुए हरिहर हताश मन से बोलता है। मंडी जाकर भी क्या फायदा होता रेवती, कल सारी सब्जी बचकर वापस आई थी। ऊपर से गर्मी इतनी बेजोड़ पड़ रही है कि इतनी सारी सब्जी सड़ गई। सब्जी बेचने के काम में जितने